सभी विद्यार्थियों का पुनः इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं अनुराग झंवर EFM सब्जेक्ट से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रा परिमाण सिद्धांत, कैम्ब्रिज एवं केन्स का दृष्टिकोण। देखिए, पिछले वीडियो में जो वीडियोस हमने देखे हैं या जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उसमें हमने मुद्रा परिमाण सिद्धांत में जो फिशर ने जो नियम प्रतिपादित किया था उसके बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति किसी वस्तु के मूल्य को प्रभावित करती है। पूर्ति अधिक होने पे मूल्य अधिक होंगे और उसी अनुपात में होंगे, और पूर्ति कम होने पे मूल्य कम होंगे। उसके नियम की, फिशर के नियम की क्या क्या आलोचनाएं हुई ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब देखिए, जो अर्थशास्त्रियों ने फिशर के नियम की आलोचना की उनमें से ज़्यादातर ब्रिटिश के थे। जो ब्रिटेन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने फिशर, जो एक अमेरिकन थे, उनके नियम की उन्होंने आलोचना की। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार से फिशर के नियम की आलोचना करते हुए अपने नियमों को प्रतिपादित किया और एक नए रूप से, नए ढंग से उन्हीं बातों का समावेश करते हुए उनकी कमियों को दूर किया। उन अर्थशास्त्रियों में जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, उनमें हैं मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, केन्स। इन सभी ने मुद्रा परिमाण जो सिद्धांत है उसका एक नया समीकरण, एक नए रूप में उसको प्रस्तुत किया है। जो इन्होंने नया समीकरण प्रस्तुत किया, नया सिद्धांत जो इन सब लोगों ने प्रस्तुत किया है, उन सिद्धांत को हम मुद्रा परिमाण कैम्ब्रिज समीकरण, मुद्रा परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज समीकरण अथवा नकद कोष समीकरण के रूप में जानते हैं। अब देखिए, जो मेन डिफरेंस है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो इकोनॉमिक्स के हैं, और जो फिशर ने जो अपना नियम दिया उसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि कैम्ब्रिज के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने जो मुद्रा की मांग है वो मुद्रा की मांग का अर्थ उन्होंने व्यापक लगाया है। फिशर ने तो केवल मुद्रा की मांग को विनिमय के माध्यम तक ही सीमित कर दिया था, जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स ने मुद्रा की जो मांग है उसमें व्यापकता को शामिल किया है। वो केवल विनिमय के लिए नहीं बल्कि संचय के लिए, दूसरी वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करने के लिए के भी काम आएगी, ये चीज़ इन्होंने शामिल की है। इन्होंने एक बात और भी कही है कि कोई भी व्यक्ति मुद्रा की जो मांग है वो किसी निश्चित या किसी वर्तमान में उपभोग करने वाली वस्तु के लिए नहीं करता, बल्कि भविष्य में उस वस्तु के उपभोग करने के लिए भी करता है। यहाँ पे उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा है कि फिशर तो ये कहता है कि आपको बाज़ार में जाके 5 किलो आम लेके आने हैं, तो आप 5 किलो आम के लिए जितनी मुद्रा की आवश्यकता होगी, मान लीजिए आम 100 रुपये किलो है, तो 500 रुपये की आपको आवश्यकता है, तो मुद्रा की जो मांग है वो केवल 500 रुपये होगी। जबकि जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो अर्थशास्त्री हैं उनका ये मानना है कि ये 500 रुपये तो उसको चाहिए, लेकिन हो सकता है भविष्य में भी वो आम वो खरीदना चाहता है और शायद आय की इतनी निश्चितता नहीं रहे, तो वह भविष्य में जो आम खरीदेगा उसके लिए भी वो अपने पास 500 रुपये सुरक्षित रखना चाहता है। तो मुद्रा की मांग केवल वर्तमान समय के उपभोग से संबंधित नहीं है, वो भविष्य में होने वाले उपभोग, जिसको वर्तमान में कोई भी व्यक्ति संचय के रूप में रखना चाहता है, वो भी मुद्रा की मांग में शामिल है। तो कैम्ब्रिज
अर्थशास्त्रियों ने जो मुद्रा की मांग और जो पूर्ति है उसका जो विश्लेषण उन्होंने एक निश्चित समय के आधार पे किया, एक पॉइंट ऑफ टाइम के आधार पे किया है, एक निश्चित समय पे, न कि पीरियड ऑफ टाइम लिया है। अब यहाँ पे एक बिंदु ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि जो अर्थशास्त्र हमने देखे हैं, चाहे वो पिगू हो, चाहे वो केन्स हो, इन सब जो कैम्ब्रिज में थे, इन्होंने बातें एक जैसी कही हैं, एक ही तरह की बातें कही हैं और फिशर की आलोचना की है, लेकिन सब ने अपना जो इक्वेशन है मुद्रा परिमाण सिद्धांत के लिए वो अलग अलग दिया है। इनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों ने कौन कौन से अपने समीकरण दिए हैं उनका अध्ययन हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। यहाँ पे हम केवल यही देख रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने फिशर की आलोचना करते हुए नियम प्रस्तुत किया है। देखिए, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का ये मत रहा है कि मुद्रा की मांग वह कुल मात्रा है जो मनुष्यों, जिसमें हम सब शामिल हैं, व्यावसायिक संस्थाओं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, कंपनियां हैं, और सरकार द्वारा अपने दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए रखी जाती हैं। ये सभी लोग अपने पास अथवा बैंकों में जो मुद्रा रखते हैं वही मुद्रा मांग होती है। देखिए, इस लाइन से ये स्पष्ट है कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की मांग का जो अर्थ है वो व्यापक रूप से रखा है। उसको केवल व्यक्तियों तक ही नहीं, बल्कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, और भी अलग अलग तरह के जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं, और जिनको डे टू डे जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उनके लिए, वर्तमान के लिए भी और भविष्य में भी जो उनको डे टू डे के लिए जो चीज़ें चाहिएंगी, उनके लिए जो पैसा वो अपने पास नगद में रखते हैं या वो पैसा उन्होंने बैंकों में। देखिए, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बैंकों में अलग अलग तरह के खाते होते हैं, जिसमें सेविंग अकाउंट भी होता है, करेंट अकाउंट भी होता है, फिक्स्ड अकाउंट भी होता है। तो यहाँ पे जो बैंकों के पास जमा होगी राशि, वो बैंकों की राशि हम उन्हीं खातों के शामिल करेंगे जिसमें चालू खाता और बचत खाता है। तो जो करेंट अकाउंट और जो सेविंग अकाउंट में जो पैसा रहता है, जिसको हम जब चाहें जब निकाल सकते हैं, तो उसी पैसे को जो सेविंग्स और करेंट अकाउंट में जमा है व्यापारिक संस्थाओं का या व्यक्तियों का, वो, और जो उसके पास नगद है जो कि वो अपने दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखता है, तो ये अमाउंट, इसको हम मुद्रा की मांग में, इसको हम मुद्रा की पूर्ति में शामिल करेंगे। तो देखिए कितना डिफरेंस आ गया। फिशर ने मुद्रा की पूर्ति को या मुद्रा की मांग जो है वो केवल वस्तुओं का, जो तत्कालिक वस्तु उनके लिए रखी है, जबकि यहाँ पे जो मुद्रा की मांग है वो केवल दिन प्रतिदिन वर्तमान का ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी, चाहे वो पैसा आप अपने पास रखो या चालू खाते या बचत खाते में रखो। तो आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियोस हमारे आएंगे उनमें हम देखेंगे कि जो हमने जिक्र किया था कि जो अलग अलग अर्थशास्त्री हमारे हैं, जिनमें रॉबर्टसन है, पिगू है, इन्होंने किस प्रकार से अपने समीकरण प्रस्तुत किए हैं। तो धन्यवाद बच्चों, इसी तरह से आप ये वीडियो देखते रहें और लाभान्वित हों।